नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वैसे तो कोरोना ने सभी को इस दौर के अंदर लॉकडाउन में शिक्षक बना दिया है। हाँ, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति को सलाह दे ही रहा है तो वो शिक्षक ही हुआ एक प्रकार से। चलो आज मैं भी आपको हिंदी के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पूरे हिंदी का आधार है। हम सभी की सभी हिंदी को सम्मिलित करेंगे इसके अंदर। हाँ, इस सीरीज के अंदर आज हम बात करेंगे हिंदी के बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार। वर्ण विचार। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं व्याकरण। व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। एक बार इसको शो करो। व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। अब बहुरी ये क्या है, ध्यान दीजिए। यदि मैं वर्णों का सार्थक योग कर दूं, सार्थक बोले तो से अर्थ योग कर दूं तो क्या बनेगा, शब्द। अब ध्यान दो, जैसे मैंने लिखा कै धन में प्लस ले, कै में ले। कै भी वर्ण है, वर्ण के अंदर हम व्यंजन बोलते हैं इसको। इनका मैंने योग कर दिया। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि वर्णों के सार्थक योग, सार्थक बोली तो से अर्थ, जिनका कोई ना कोई अर्थ निकले, मैं यदि इनका योग करता हूं तो क्या बन रहा है, कमल। तो वर्णों का मैंने से अर्थ सार्थक योग कर दिया तो क्या बना, शब्द बना। फिर शब्दों के सार्थक योग को क्या कहेंगे हम, वाक्य कहेंगे। अब शब्दों का जैसे एक ये शब्द बन गया कमल, कीचड़ में खिलता है। कमल कीचड़ में खिलता है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने शब्दों को जोड़ दिया। अब मैंने बोला कि शब्दों के सार्थक योग, सार्थक बोले तो शब्द का शब्द के साथ तालमेल होना चाहिए। यदि मैं यहाँ पर लिखता कमल है कीचड़ खिलता, तो क्या ये कोई इनका अर्थ बना, आप कहोगे नहीं। अब ध्यान रखना कि शब्दों के सार्थक योग से वाक्य बनेंगे, वर्णों के सार्थक योग से शब्द बनेंगे। हाँ, हम चलते हैं हमारे इस पॉइंट पर। वर्ण देखो, वर्ण क्या होंगे। सबसे पहले बात करूंगा मैं वर्ण की। वर्ण मुख्यतः 2 से मिलकर बने होंगे, या वर्ण के 2 भाग होंगे मुख्यतः। एक तो हम बोलते हैं स्वर, दूसरा होगा व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन। स्वर तो आप सभी जानते हो, परिचित हो भली भांति। ऐसा हमने सुना है, कोई कलाकार या कोई सिंगर जिसको हम बोलते हैं, तो कोई राग अलापता है लंबे स्वर के अंदर, जिसको हम सुर बोलते हैं कि लंबा सुर लिया, तो वो सुर ही स्वर कहलाता है। ध्यान दो, स्वर। इसके अंदर आपको एक बात याद रखनी है मुख्यतः कि ये स्वतंत्र होते हैं। ये क्या होते हैं, स्वर होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। मतलब इनको जैसा बोला जाएगा वैसा ही लिखा जाता है। जैसे मैंने लिखा, अभी ध्यान दो, स्वर। हाँ, ये क्या होंगे, स्वतंत्र होते हैं। ध्यान दो। यदि मैं बात करूं हिंदी की, तो हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11। अब कौन कौन से, ए, आ,
छोटी ई हम इसको कहते हैं, ये बड़ी ई, फिर ये छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम हिंदी में सिर्फ एक ही री, इसको हम लघु री भी कह सकते हैं, छोटा री भी कह सकते हैं, इसी को ही प्रयुक्त करते हैं। फिर ए, ऐ, ओ और औ। आप में से कुछ विद्वान साथी ये भी कह रहे होंगे कि सर हमने तो पढ़ा है स्वर के अंदर अंग, अंगूर और ए खाली नाम किस तरीके से। ध्यान दीजिएगा, हम इसको अंगूर नहीं कहेंगे, ये ए अनुनासिक वाला है और ये ए विसर्ग वाला है। इसको हम इस स्वर में नहीं पढ़ते हैं। मुख्यतः हमारे पास मूल स्वर 11 होते हैं हिंदी के, इन दोनों को हम पढ़ेंगे अयोगवाह के अंदर। ये अयोगवाह स्वर होते हैं। कौन से? अयोगवाह स्वर। तो हम इनको इनके अंदर नहीं सम्मिलित करेंगे। अयोगवाह स्वर के अंदर कौन कौन से? अनुनासिक वाला और एक विसर्ग वाला। ध्यान दो, यदि मैं बात करूं संस्कृत की, क्योंकि ये स्वर थे हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग, हिंदी भाषा के अनुसार। अब मैं बात करूं संस्कृत भाषा के अनुसार, 11 तो ये वाले होंगे हिंदी वाले, प्लस एक आ जाएगा दीर्घ री या बड़ी री जिसको कहेंगे हम। हाँ, मैं दावा कर सकता हूँ कि आप में से कई विद्वान साथी, उनको आज पता चला होगा कि ये दीर्घ री भी होता है। ये लिरी जिसको हम कहेंगे, यहाँ पर रे लगा है। हाँ, 11 और 2 13। तो हमारे पास संस्कृत में स्वरों की संख्या हुई 13, जबकि हिंदी में स्वरों की संख्या हुई 11। और एक इसमें ये बात याद रखनी है कि ये स्वतंत्र होते हैं, जिस तरीके से इनका उच्चारण होगा उसी तरीके से ये लिखे जाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ व्यंजन की। स्वर के बारे में अभी तक मुख्यतः इतना ही आपने याद रखना है। अब बात करूंगा व्यंजन की। व्यंजन में पहली बात याद रखनी है कि ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वतंत्र नहीं होते। कहोगे इसका मतलब? कहने का मतलब जिस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है, जिस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है उस तरीके से हम इसको लिखते नहीं। कहोगे सर वैसा ही तो लिखते हम। जैसे मैं बात करूं, आप इसको क्या बोलोगे? हाँ बिल्कुल, आपने इसको कहा कै। अब ध्यान देना, थोड़ा सा इसको लंबा पढ़ो। आपने क्या बोला? कै। तो कै के अंदर कौन सी ध्वनि आ रही है? इस स्वर की ध्वनि ए। हमने बोला कै, तो कै के साथ ए की ध्वनि आ रही है। जबकि आप सभी को पता है कि हमने बोला कि जिस हिसाब से हम इसको जिस हिसाब से पढ़ते हैं उस हिसाब से लिखा नहीं जाता। इस तरीके से हम इसको व्यक्त करेंगे। स्वतंत्र नहीं होते हैं। अब ध्यान दो, व्यंजन। कहने का मतलब व्यंजन संयुक्त होते हैं। व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। जैसे अभी हमने कै बोला, तो कै के अंदर आप सभी को पता है किसकी ध्वनि आ रही है? ए स्वर की। ठीक है। अब व्यंजन में देखो, पहली बात याद रखनी है कि ये संयुक्त होते हैं, मतलब स्वतंत्र नहीं होते। संयुक्त होते हैं स्वरों के साथ, अकेला व्यंजन नहीं बोला जाता। अब ध्यान दो, व्यंजन के अंदर सबसे पहले कै वर्ग। कौन सा वर्ग? कै वर्ग। कै के अंदर कै, कै लिख तो सकते हैं हम इनको हलंत लगाकर, लेकिन बोल नहीं सकते। कै, ख, ग, घ और अड़े। अड़े, अड़े इसको नहीं कहेंगे। अड़े तब कहा जाता है यदि, हाँ, गोल बन के इस साइड में या खड़ी बाई के इस साइड में हम बिंदी को लगे।
इसके बाद ये आ गया कैवर, इसके बाद चैवर, चैवर के अंदर चे, छ, जे, झे, और हाँ इसको हम रैंच बोलते हैं। इसके बाद टैवर, टे के अंदर टे, टे, डे, फिर ढे। यदि मैं यहाँ पर बिंदी लगा दूं इसके, ये यहाँ पर सॉरी, यदि यहाँ पर बिंदी लगा दूं इसके तो ये अड़े बन जाएगा, अड़े, ये अढ़े। जैसे हम वर्तनी की दृष्टि से इसको भी गलत लिखते हैं, राम ने पुस्तक पढ़ी, जैसे मैं लिख रहा हूँ राम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख देते हैं, लेकिन पढ़ी आपको पता है ऐसा लिखा जाएगा। फिर अणे, टैवर के बाद टैवर, टे के अंदर टे, थे, दे, धे और ने। तो टैवर, टैवर के अंदर टे, फे, दे, धे और ने। इसके बाद में हाँ हमारे पास वर्ग ये 5 होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यदि मैं आपसे पूछूं ये क्या है तो आप में से कई विद्वान साथी कहेंगे टे टमाटर। अगर ये टे टमाटर है, ये टे टमाटर है तो ये क्या है? हाँ इसको उद्बोधित करते हम तो इसे हम टमाटर नहीं कह के टे टकार कहेंगे। इन सभी व्यंजन के साथ में हम कार प्रत्यय जोड़ते हैं। इसके बाद में हमारे पास रह गया है एक अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन के अंदर आ जाएगा। अंतस्थ के अंदर य, रे, ले और इन सभी के नीचे हलंत लगा दोस्तों। इसके बाद में एक आएगा लास्ट वर्ड उष्ण, उष्ण बोलते हैं हम। एक तो आ जाएगा हमारे पास तलव्यस्य, एक मूर्धन्य। मूर्धन्य बोले तो इस शय का यदि हम मौखिक उच्चारण करेंगे तो जीभ हमारी मूर्धा या जबड़े के स्पर्श होती है। इसके बाद दंतेस्य, इसके बाद है। ये हमारे पास में टोटल 5 वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन। ये हुआ 5 का 5 25, 25 और 4 29, 29 और 4 33। अभी तक हमने देखे व्यंजन कितने हमारे पास 33 और स्वर थे 11। तो हाँ इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले सीजन में लाएंगे, अगले समय लाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, यदि अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा। घर पे रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने परिवार वालों के साथ रहिए, क्योंकि लॉकडाउन ने एक आपको या हमको सभी को एक ऐसा समय दिया है कि हम हमारे पल को व्यतीत कर सकें खुद के घर वालों के साथ में। हाँ जी, तो मास्क पहनिएगा, 6 गज 6 फीट की दूरी रखिएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।